चलो ध्यान दो, एटम। अब एटम एक बहुत ही आसान और इजी चैप्टर हो सकता है अगर आप ध्यान दो तो। रीजन क्या है, एटम के बारे में हम बचपन से जानते हैं। एटम मतलब ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया एटम से बनी है। एटम बहुत छोटा होता है, हर चीज एटम से ही मिलके बनी, हर चीज समझ रहे, सब पढ़ा हुआ है। तो क्या मुझे एटम बताने की जरूरत है, एटम क्या होता है बताने की जरूरत है क्या, कि भाई एटम क्या होता है? नहीं ना। परमाणु, एटम, ये सब आप बचपन से जानते हो। जैसे ऐसे कह सकते हैं भाई इसका एटम है। नहीं समझे मेरी बात? एटम मतलब बहुत बहुत छोटा। मजाक कर रहा हूँ यार, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, एटम बड़ा हो जाएगा थोड़ा। चलो काम की बातें करते हैं। सो एटम क्या है सबको पता है। अब हम काम की बातें करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। भाई नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। सोच रहा है? नहीं, भैया की थ्योरी गलत है। मेरा एटम स्क्वायर है, तब भी छोटा ही है। ए, बुद्धि की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? बुद्धि, बुद्धि छोटी है। दोस्तों अब काम की बातें करते हैं। तो इस चैप्टर में एटम में हमें क्या पढ़ना है? एटम में ये पढ़ना है कि भाई कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन तो नीचे लिखते हैं 6, ऊपर लिखते हैं 12। तो ये 6 बेसिकली है क्या, बता दो आपको। इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, वेट करो। यानी किस अभी ये 12 क्या है, 6 क्या है, सब पता लग जाएगा, वेट करो। तो हम ना किसी भी एलिमेंट को एक्स बोला करें, क्या बोला करेंगे? और नीचे वाला जो नंबर है एटॉमिक नंबर, उसको जेड बोलेंगे, ऊपर ए बोलेंगे। अब क्या है, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा अगर हम स्लाइड्स पे जाए तो। अगर हम स्लाइड्स पे जाए तो आपको क्लियरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा और काम जल्दी जल्दी हो सकता है। यहां पर ए का मतलब है एटॉमिक मास नंबर। देखो किसी भी एलिमेंट को हम एक्स लिखेंगे, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा एक्स। नीचे जेड, ऊपर ए। एग्जाम्पल जैसे 6, 12। तो जेड का मतलब क्या है, ये पढ़िए, एटॉमिक नंबर। एक्स का मतलब क्या है, देखिए, एक्स का मतलब होता है एनी एलिमेंट। यहां पर एक्स का मतलब है एनी एलिमेंट, और ए का मतलब है मास नंबर। क्या मतलब है? जैसे हमने कार्बन का लिखा है 6, 12, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर क्या होता है? 12। तो एटम में पहले हम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जेड होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कब? कब? ओनली वैलिड, लिखा हुआ है ओनली वैलिड एटम इज न्यूट्रल। यानी ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है, ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब आपका एटम क्या हो बताओ? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल से क्या मतलब है? न्यूट्रल से यह मतलब होता है कि आपने एटम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी। जैसे मैंने कहा इसके 2 टांग है, 2 टांग है, क्यों? क्योंकि 2 टांग है, नहीं, क्योंकि एक टांग कोई काट के नहीं ले गया, काट के छेड़खानी नहीं की गई। जब हम छेड़खानी नहीं करते हैं एटम के साथ, ना एटम में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ना एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो हम एटम को न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर, न्यूट्रल एटम के अंदर एटॉमिक नंबर जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अगर एटम के साथ छेड़खानी ना की गई हो। जैसे हम कहेंगे एक इंसान के कितने टांग होते हैं, तो इंसान कोई भी कहेगा 2 टांग, लेकिन क्या पता किसी की एक हो। रीजन क्या है? छेड़ दिया गया है, काट दिया गया है। समझा रही बात को? तो क्या पता किसी के एक हो, अगर छेड़ दिया गया है तो। और छेड़ा ना हो, अगर छेड़ा ना हो तो हम मानेंगे कि 2 ही टांग है। कितने टांग है? 2। इंडिया में इंसान के पास कितने टांग होते हैं, और किस साइड 3 होते हैं पता तुम्हें? किस साइड? ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक साइड है, ऑल ब्लैक साइड ना। चलो ये सब बातें नहीं करते। तो 3 टांग भी पाया गया है। जेड एटॉमिक नंबर, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जेड ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई छेड़खानी नहीं की गई तो हम मानेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सबके आपस में बरोबर। क्या है? बरोबर। चलिए अब यहां पर लिखा गया अगर कोई एटम है, मान लीजिए कोई एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, ये कोई एटम का हमने डायग्राम बनाया है। तो एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में
पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। एटम के न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव। उसको न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रोटॉन। और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? तो ये बेसिक सिस्टम हम एटम के बारे में जानते हैं अभी तक। अब यहां पर आपको कुछ समझना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी चेंज, वी कांट चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन मतलब आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हैं, आप न्यूक्लियस में चेंजेस नहीं ला सकते, इसका प्रोटॉन चेंज नहीं कर पाओगे। जब भी हम एटम को छेड़ते हैं तो हम उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? उसका प्रोटॉन नहीं छेड़ सकते। क्यों? प्रोटॉन बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस एटम के अंदर है, देखो एटम छोटा, न्यूक्लियस उससे छोटा, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन तक नहीं पहुंच पाते, हम कहां तक पहुंच पाते हैं? इलेक्ट्रॉन तक। तो लिखा है आप कभी भी प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते, आप प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इटसेल्फ। न्यूक्लियस खुद ही बहुत टाइनेस्ट है। टाइनेस्ट मतलब छोटो है। क्या है? मानता है? पूछ रहा हूं, मानते हो? न्यूक्लियस, हाँ वही न्यूक्लियस, मानते हो ना? छोटा है, टाइनेस्ट। न्यूक्लियस तेल लगाए, न्यूक्लियस। तो लिखा है वी कांट चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो वी कांट चेंज एटॉमिक नंबर। क्या मतलब है इसका? मैं आपसे कहता हूं सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, तो सोडियम +1 का भी 11 ही रहेगा, क्योंकि आप 11 को चेंज नहीं कर सकते। 11 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। पहले यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहां पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का निकलना। यानी आप क्या बदल पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। आप चीजों को नहीं बदल सकते। अब यहां लिखा है, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझना। मैं आपसे कहता हूं कि न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हो। अब ये एटम है एक, और ये एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्या है? तो आपको क्या लगता नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में होना चाहिए रिपल्शन? क्या होना चाहिए? और रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए। सोचो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सोचो इस कमरे के अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये कमरा छोटा है, इस कमरे में 50 लोग बैठ सकते हैं, और मैं इस कमरे में 100 लोग डाल दूं। मान लो रोहन के पीछे, रोहन कह रहा है चुबा क्या रहा है भाई, क्योंकि कमरा बहुत छोटा है, लोग बहुत ज्यादा है। मैं मजाक कर रहा हूं, अरे चिल चिल, जस्ट चिल। हो सकता है कि कोनी चुभ रही हो, लेकिन इंसान की बुद्धि देखो, उसे बेल्ट लग रहा था। अरे चिल, अब ये कहीं से आया ना, इसका थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो। अब एक कहानी है, देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि इंसान की बुद्धि कितनी बेकार है। इंसान नेगेटिव सोचता है, सही बात है। एक कहानी सुनाता हूं, मैंने सुनी थी कल इंस्टाग्राम पे। ठीक है, कहानी ये थी कि एक ना 2 लोग जा रहे थे, और एक जानवर उनको दिखता है मरा हुआ, सड़ा हुआ जानवर। एक जानवर सड़ा हुआ मरा हुआ दिखता है, तो वो 2 में से एक बंदा समझदार और एक बंदा थोड़ा ऐसी, तो कह रहा है यार देखो कितनी अजीब सा, कितना क्या देख लिया, मांस सड़ा हुआ है, ये वो पूरा पिघल सा नहीं जाता है, ऐसी बातें कर रहा है। तो दूसरे बंदे ने बोला कि भाई तेरे को उसके चमकते हुए दांत नहीं दिखाई दिए हैं? हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढनी, वही वाली बात है। मैंने कहा चुभा कोनी, क्या चुभा? बेल्ट। और देखो ए, ए, तुम भी ना यार, तुम लोग सही नहीं हो यार। तो कहानी क्या है? चुप हो जाओ। कहानी ये है कि छोटी सी जगह में अगर हम बहुत सारे लोगों को डाल देंगे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उनमें एक टाइम आएगा, 10 मिनट खड़े रह गए, ऐसे ऐसे चलो एडजस्ट करके 10 मिनट खड़े हो गए, 20 मिनट खड़े हो गए, 15 मिनट खड़े हो गए। अब क्या करे? धक्का लगा, वो धक्का आगे पहुंचा। वही वाली बात है, जब छोटी सी जगह में बहुत सारे पॉजिटिव होंगे और इनका रिपल्शन है तो न्यूक्लियस फटेगा, और न्यूक्लियस फट जाना चाहिए। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अगर फट गया, न्यूक्लियस से सेल बनता है,
सेल फट जाएगा, सेल से हम बनते हैं। ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? तो सेल भी फट जाएगा। न्यूक्लियस गया तो सेल गया, सेल गया तो तुम गए, और तुम गए तो जिंदा कैसे हो? अगर तुम जिंदा, इसका मतलब न्यूक्लियस फटता। ये तो दो बातें हो सकती है, या तो प्लस प्लस में रिपल्शन नहीं होता, या तो प्लस प्लस में रिपल्शन नहीं होता, तभी तो हम जिंदा है। लेकिन रिपल्शन तो होता है, तब भी हम जिंदा है। नहीं समझ पा रही बात? कभी क्या कहना चाहता है समझो। कभी कहना चाहता है कि अगर प्लस प्लस में रिपल्शन होता तो तुम्हारा फट जाता। तुम्हारा तुम्हारा मतलब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा सेल, तुम्हारा एटम फट जाता। अरे यार, कवि कवि क्या कहना चाहता है? अरे, कवि का वाक्य स्पष्ट नहीं है, सही बात है, पर कवि बहुत कुछ कह चुके हैं, ध्यान दो। तो हाँ, कहानी यह है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने के बावजूद ये फट नहीं रहा है। इसका मतलब कोई तो है जो इसके रिपल्शन को रोक रहा है। तो रिपल्शन को रोकने के लिए, रिपल्शन को रोकने के लिए, हाइट, रिपल्शन को रोकने के लिए भगवान ने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया न्यूट्रॉन। क्या डाल दिया? अब ये न्यूट्रॉन करता क्या है समझना। न्यूट्रॉन का एक ही काम है, चुप हो जाओ। यह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ेगा, खींच लेगा। ओए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ के खींच लेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी खींच लेता है। न्यूट्रॉन करता क्या है? न्यूट्रॉन एक फेविकॉल की तरह काम करता है, फेविकॉल की तरह, जो भी रिपल्शन है उसको रोकने का ट्राई करता है। नहीं समझ रही बात को? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को पकड़ लेगा, भाई थोड़ा पकड़, इस रिपल्शन को रोकना है, न्यूक्लियस को बचाना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, ओए ओए ओए, तू नहीं तू नहीं, तू मत चुबा, रुक। समझो मेरी बात? सबको पकड़ लेगा। चुभेगा, लड़ाई होगी, चुभेगा तो लड़ाई होगी, कोई नहीं सह सकता, लड़ाई होगी। ये चुभने देगा नहीं, न्यूट्रॉन चुभने देगा नहीं। तो यहां पर कहानी क्या है कि एज वी नो, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, सो इट शुड रिपेल पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ रिपेल सो एटम शुड बी ब्रस्ट। बर्स्ट होगा, ये गलत लिखा हुआ है, और अंग्रेजी बहुत खराब है, पहले बोल रहा हूं मैं। एग्जाम में नहीं आता ये सब, एग्जाम में आएगा ही नहीं, लिख के ले लो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं इंटरेस्टिंग बातें, इसलिए ये ब्रस्ट है, नहीं बर्स्ट होगा, बर्स्ट, फट जाएगा न्यूक्लियस। बट दिस नॉट हैपन, दिस मीन देयर इज समथिंग दैट होल्ड, जो पकड़ता है पॉजिटिव को। किसको पकड़ता है? सो दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज एक्ट्स एज अ फेविकॉल, एक्ट एज अ, ये फेविकॉल की तरह काम करता है, चिपका के रखता है, ग्लू की तरह काम करता है, ग्लू की तरह। किस तरह काम करता है? ग्लू की तरह काम करता है। ये समझ मेरी बात को? जैसे छोड़ो 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 छोड़ो। तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होता, उसका काम इतना ही है। क्यों क्यों लड़ा उसको, क्यों छोड़ा उसको? सॉरी सर, ठीक है, अब लड़ना मत आपस में, ये वाला काम है न्यूट्रॉन का। क्या काम है न्यूट्रॉन का? ये वाला। मेरी बात नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये कहानी थी, अब इसे रीड करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ रहा हूँ, बोलो, उसी में आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, ऑल क्लियर लिख देंगे सारे बच्चे। दोस्तों, दिसंबर में प्लान है बहुत सारे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब लाने का। उसके लिए मुझे आपके स्कूल का नाम कमेंट में चाहिए, ताकि मैं आपके स्कूल के नाम से आपके स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर निकालूं। शायद मैं नवंबर 17-18 तारीख से वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, या 20 तारीख से, जितना मुझे लग रहा है प्लानिंग के हिसाब से। स्कूल का नाम कमेंट करो, कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता है, प्लीज़।
चलो थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक हमारे पास हीलियम नाम का एटम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4। हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिए तो बन गया हीलियम +1। क्या बन गया? फिर मेरा मन किया मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो बन जाएगा हीलियम +2। उसी का नाम है अल्फा पार्टिकल। यानी हीलियम के अंदर से आप उसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो बन जाएगा हीलियम प्लस। क्या बन जाएगा वो? दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेने हीलियम के, दोनों छीन लो, वो बन जाएगा हीलियम +2 और ये कहलाएगा अल्फा पार्टिकल। यानी इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। यानी अगर हम हीलियम के अल्फा पार्टिकल का चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज होता है 2e के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हमने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2e होता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर आप अल्फा पार्टिकल क्यों पढ़ा रहे हो? अभी बेसिक्स बातें कर रहे हैं क्योंकि आगे हम अल्फा पार्टिकल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं एटम को लेकर पहला मॉडल, जो कि है पहला मतलब अपने सिलेबस का पहला इस वाले का। वैसे तो बहुत सारे मॉडल आए थे, थॉमसन, ये वो प्लंग पुडिंग, ये वो डेल्टन मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब का मॉडल है जो कामयाब मॉडल है, काफी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। पर एक कहानी यह है कि रदरफोर्ड साहब को ज्यादा अच्छा आइडिया तब मिला था जब उनके 2 स्टूडेंट जीगर मार्स्टन ने इस एक्सपेरिमेंट में काफी काम किया। एक्चुअली ऐसी स्टोरी बनाई गई थी कि रदरफोर्ड साहब ने देखा कि मजा नहीं आ रहा है तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ज्यादा ध्यान। तो एक दिन उनके बच्चों ने, स्टूडेंट जो थे, उन्हें मजा आया। देखो, इसको मजा नहीं आ रहा था, कम ध्यान दिया। इनको मजा आने लगा, इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। जीगर मार्स्टन, सुनो, ज्यादा ध्यान दिया तो इनको कुछ मिला, कुछ लगा कि यार कुछ तो अलग है एक्सपेरिमेंट में। इसलिए इन तीनों का लपेट देते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि बाप था, बाप मतलब गुरु था। ये समझ रही बात को? जैसे बैठे बैठे तुमने कुछ ढूंढ दिया या बैठे बैठे तुमने किसी को कुछ कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। वही वाली बात है, तुम कुछ भी कर दो आपस में, कुछ भी, फिर भी जिम्मेदारी मेरी है। मान लो उसने इसको चाटा मार दिया, इसने इसको चाटा मार दिया, चाटा 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 चाटा, मेरी जिम्मेदारी है। फिर इन दोनों को मारूंगा मैं, मुझे मजा आएगा ज्यादा। तो समझे वाली बात को? तो कहानी यह है कि जीगर मार्स्टन ने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड साहब इनके गुरु थे। हाथ तीनों का ही था, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, जीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब देखो, सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, हिस्ट्री क्या है किसी को नहीं पता। लिख देते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं कि रदरफोर्ड साहब कर रहे थे पर उनको लगा कि नहीं अब बेकार है, हटाओ, तो उन्होंने एक पल के लिए छोड़ दिया। फिर इनके स्टूडेंट्स गए कि अच्छा मैं देखता हूँ क्या है। देखा तो इनको कुछ अलग हुआ तो गए, मालिक 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 कुछ देखे है, कुछ देखे है। तो मालिक मालिक भागते हुए गए, अरे वाह मेरा बेटा वाह, नाम मेरा ही होगा लेकिन। वो कहते हैं मालिक तुम गलत करते हो मालिक। फिर अभी किया ही कहाँ बेटा। तो जीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, या सबसे बढ़िया बताऊं ना, बच्चों को याद करवाते हैं अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा पार्टिकल इसलिए पढ़ाया मैंने, और गोल्ड फॉइल तो जानते हो। गोल्ड का फॉइल क्यों लिया गया तुम्हें पता है? क्योंकि गोल्ड को जितना पतला करना चाहे कर सकते हैं, जितना चाहे उसको। अब उसको हम पतला करेंगे तो हम कहीं ना कहीं, देखो आप समझो, हम चाहते हैं एटम की स्टडी करना, तो हम चाहेंगे एटम तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और एटम तक कब पहुंच सकते हैं? जब हम जितना पतला करें उतना पतला कर सके। पतला करते 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 एक टाइम तो आएगा कि इतना पतला हो गया है कि कहीं ना कहीं हम एटम के करीब पहुंच गए। एटम के, नहीं समझ रही बात को? एटम बहुत छोटा होता है ना, तो आपको चीजें बहुत पतली करनी पड़ेगी, पतली 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 पतली, एक टाइम पर हम एटम के करीब पहुंच जाएंगे। तो गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि गोल्ड को आप पतला कर सकते हो बहुत हद तक, बहुत हद तक। तो गोल्ड की पतली सी परत ली गई, फॉइल लिया गया। क्या लिया गया? फॉइल। और अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट का सिंपल सेटअप समझाता हूं। एक्सपेरिमेंट का सिंपल सेटअप क्या था कि यहां पर लेड की ब्रिक्स ले गई। लेड ब्रिक्स समझते हो? लेड क्यों लिया गया है बता रहा हूं। कह सकते हैं कि, और हम यहां से ना अल्फा पार्टिकल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, और यहां हम सेटिंग करने वाले हैं ऐसे, समझना। ये क्या है? स्क्रीन है हमारी, जेडएनएस स्क्रीन। जेडएनएस स्क्रीन, ये स्क्रीन क्या काम आता है? अगर इस स्क्रीन पर कोई पार्टिकल जाके टकराएगा तो ये ग्लो होगा। क्या होगा? ये जैसे अभी ग्लो नहीं हो रहा, अभी जल नहीं रहा है, बल्ब की तरह जल नहीं रहा है, मतलब इस पर कुछ पार्टिकल नहीं गया। और बीच में हमने गोल्ड की फॉइल लगा दी, पतली सी, इतनी पतली लगा दी कि हम मान लेते कि हम बिल्कुल ये एटम तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? तो हमने फॉइल को ऐसे बांध दिया था, ठीक है, फॉइल को ऐसे बांध दिया था और इतना पतला कर दिया था कि हम मान लेते कि भाई हम एटम तक पहुंच गए, फॉर एग्जांपल, इमेजिन करने के लिए। अब होगा क्या, जब ये अल्फा पार्टिकल की हम एंट्री यहां से करवा रहे थे अल्फा पार्टिकल्स की, तो जो अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहा था, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे पास हो गए, सीधे सीधे भी निकल गए, कुछ ऐसे डेविएट हो गए। और हमें कैसे पता कि पार्टिकल डेविएट हो रहा है? जब पार्टिकल यहां जाके गिरेगा तो यहां जलेगा, यहां गिरेगा तो यहां गिरेगा, तो यहां गिरेगा, तो हमें पता लग रहा है कि पार्टिकल आ कहां पे रहा है। इस स्क्रीन के जरिए हमें पता लग जा रहा है कि पार्टिकल कहां पे आ रहा है। तो अब क्या देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से? ये पता लगा
कि मैक्सिमम पार्टिकल निकल जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड। अगर एटम से बहुत सारे पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल मतलब है, सोचो क्या मतलब है, कि बहुत सारा जगह एटम में क्या है, खाली। तो कुछ पार्टिकल्स तो है किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट भी हुए, बाद में बताऊंगा, रुक जाओ। लेकिन काफी सारे पार्टिकल, हजारों लाखों पार्टिकल, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है। कोई सीधा पार हो गया, सीधा क्या हो गया, खटैक से पार हो गया। पार होने का मतलब है कि जगह खाली है, एटम में जगह क्या है, खाली। लेकिन कुछ पार्टिकल, हजारों में कहते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे गए, गए तो सही, गए और लौट आए। यही नोट कर लिया था जिगर मार्शन ने। ये जब नोट किया गया कि यार हजारों में कुछ पार्टिकल यूं जाते हैं लौट आते, यूं जाते हैं लौट आते, ये कैसे है? ये तभी संभव है एक पॉजिटिव को, हाँ तो मैं तो क्या बोल रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं बता भी रहा है, बताओ यार, वो तो मुझे ही पता है कि कॉल आ रहा है। आवाज कॉल की थी भाई, वो ध्यान दो। तो ये जो पॉजिटिव है, सोचो एक पॉजिटिव जा रहा है और लौट आ रहा है, ये कैसे संभव है? जब कोई पॉजिटिव बैठा हो, तगड़ा हैवी सा पॉजिटिव बैठा हो। ये समझे मेरी बात को यार तुम ना सीरियस मुद्दे में भी कुछ बातें ला देते हैं बीच में। तो लोगों ने, रदरफोर्ड साहब ने कहना स्टार्ट किया उन लोगों ने कि भैया पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही लौटा सकता है, और बीच में हैवी होगा तभी तो गया और लौटा दिया। सोचो एक साइकिल है जो जाके साइकिल से टकरा रही, कुछ होगा क्या? नहीं। और वही साइकिल दीवार से टकराए तो पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सामने हैवी होना चाहिए, सामने क्या होना चाहिए? तो यही सब कहानी है, रदरफोर्ड साहब ने कहानी बोली। तो देखो यही एक्सपेरिमेंट है। यहां कोलीमेटर पता क्या होता है? जो अल्फा पार्टिकल को सीधा भेजेगा, क्या भेजेगा? कोलीमेटर क्या होता है? जो अल्फा पार्टिकल को सीधा इनके बीच से निकाल देगा, खटैक। अब अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएंगे 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 जाएंगे, और सारा कुछ लिखा हुआ है क्या? अरे यार मत देख भाई, इधर क्या हो रहा है, देखो फिर देख रहा है, गलत बात है बेटा, इतना नहीं देखते। तो लिखा जिंक रेडनेस स्क्रीन व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक इट ग्लोज, ये ग्लो करता है। अब क्या कह रहा था मैं? कुछ नहीं, क्या कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। यही है भाई तुम्हारा अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन क्या निकलता है देख लो, चैप्टर काफी इजी है। देखो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, अधिकतर स्पेस एटम में क्या है, खाली है। देयर इज अ हैवी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, एक हैवी सेंटर में है, किसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही फेंकेगा ना। और लिखा है कि देखो भैया एटम तो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, अंदाजा लगाया गया, क्या लगाया गया? तो अगर एटम इज न्यूट्रल हेंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये हमारे रदरफोर्ड साहब जिगर मार्सन एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है, क्या ये? तो देखो मतलब सोचो ना, जब लोग सोचते होंगे उस टाइम पे कि, उस टाइम पर लोग सोचते होंगे, सुनो ध्यान सुनो, कि भाई सोचो ना यार, आज से 100 साल 50 साल 60 साल 80 साल पहले व्यक्ति लोग कैसे सोचते थे कि हमें गोल्ड लेंगे, गोल्ड को बहुत पतला कर देंगे, फिर अल्फा पार्टिकल का जुगाड़ करेंगे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल से, फिर वो अल्फा पार्टिकल जाएगा, फिर पीछे स्क्रीन लगा देंगे जिससे पता लगे अल्फा पार्टिकल जा कहाँ रहा है। मतलब भाई मुझे लगता है ना ये लोग धरती पर सिर्फ आए इसलिए थे कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा देंगे, साइंस को आगे बढ़ा देंगे और चले जाएंगे। फिर जो ये लोग हैं आराम से बढ़ेंगे, बैठेंगे, फोन चलाएंगे, एसी में बैठेंगे, फोन चलाएंगे, एकदम बढ़िया, घर वालों का लाइफ खराब, मतलब सब बढ़िया करें प्यारे बच्चों, मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री और मुनील सर मैथ्स पे धमाल होने वाला है। बहुत सारे PYQ बना लिए, बस अपलोड करने की देरी है। और ऑलरेडी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का मैराथन चल रहा है। जाओ वीडियो को देखो, 1.5-2 घंटे में पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, धूम मच गया है। जाओ चैनल को चेक करो प्लीज। सो गाइज अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन कोरोना टाइम पर ना मैंने अपने लोगों को सैलरी दिया था खुद कर्जा ले लेके, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, इनका घर भी तो चलना चाहिए ना। तो कोरोना के टाइम पर भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता था और थोड़ा बहुत जो पैसे कमाता था वो भी मैं बांट देता था लोगों में। ठीक है, हमारी काम वाली थी जो पोछा झाड़ू करती थी, वो आ नहीं पाती थी, पर कहती थी कि पैसे नहीं है घर में, खाने को नहीं है, उधर रहती है, तो उनको भी 3-3,500 रुपये देता था मैं। तो मैंने कोशिश किया, किराया भी भरता था, मकान मालिक मानता नहीं था, कहता भाई खाली करो, तुम्हारा डिजिटल बोर्ड फेंक दूंगा, तुम्हारा ये फेंक दूंगा, वो फेंक दूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है। तो ये होता है रियल में। उस टाइम पर मेरे पे कर्जा हो गया था करीबन बहुत, ठीक है, पर्सनल मेरे ऊपर शायद 18-17 लाख का कर्जा हो गया था, मुझे याद भी नहीं है कितना था, 15-18 पर्सनल, खाली कोरोना के अंदर मेरे ऊपर सिर्फ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपको कुछ आगे करना है तो बहुत रिस्क लेना पड़ता है भाई, रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, अभी हम रदरफोर्ड साहब की बात करी भाई। रदरफोर्ड साहब ने हमें बहुत सारी बातें बताई। रदरफोर्ड साहब ने हमें बताया, चुप हो जाओ,
रदरफोर्ड साहब ने हमें बताया कि यार एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। फिर लोगों ने कहा भाई तुम्हारी लिमिटेशन है, तुम फेल हो गए। तुम फेल हो गए, क्यों हो गए फेल? क्योंकि देखो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा। अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बंदा घूमता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारा मोहित भाई है, डर आ गया इनके अंदर, डर आ गया कि आगे क्या आने वाला है। डरना नहीं है, बहुत सिंपल एग्जांपल। हमने इनको खूंटे से बांध दिया और हमने कहा भाई इसे चक्कर काटो, गले में वो डाल के बाद चक्कर काटो, चक्कर काटो। एक टाइम तो आएगा 10 घंटे, हमने कहा कि अगर तुमने चक्कर काटते रहे तो तुम्हें कभी ना कभी कुछ दे देंगे। मतलब पैसा वैसा चारा वारा, चुप बात नहीं। अब चक्कर काटते काटते थकेंगे, इनके बॉडी से एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी। सेम कहानी यहां पर है। तो मैक्सवेल साहब का कहना था कि मैक्सवेल साहब कह रहे थे ओए ब्रदर, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा? ये कह रहा हाँ घूमेगा। तो मैक्सवेल साहब कह रहे अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी। और एनर्जी रेडिएट करते करते एक टाइम पर आएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्योंकि सोचो भाई, एनर्जी और रेडिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है, घूमेगा तो रेडिएट करेगा। रदरफोर्ड कहता है घूमेगा, मैक्सवेल कहते हैं घूमेगा तो रेडिएट करेगा, और रेडिएट करेगा तो एटम स्टेबल नहीं। एटम क्या नहीं है? तो रदरफोर्ड साहब एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में? रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या है? रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू, if electron revolves it will radiate energy, electron will fall into the nucleus। और ये बात सही नहीं है। ये बात, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है क्या? तो ये बात उससे पूछा, रदरफोर्ड कह रहा बात तो सही है पर मुझे इसका आंसर नहीं पता। रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मैक्सवेल कह रहे हैं घूमेगा तो गिरेगा। अब यहां पर फंस गया रदरफोर्ड। वो अभी भी टिके हुए, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो कह रहे हैं घूमेगा तो गिरेगा। अब कह रहे भैया छोड़ दे यार, जा देख ले अपने हिसाब से, मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये था लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। देखिए दोस्तों, एक टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्या होता है समझा रहा हूं, देखिए समझिएगा। अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, क्या होता है? एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव, एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और कोई अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ा तो न्यूक्लियस कहेगा रुक जाओ, थम जाओ, तेरी ओ, क्या बोलेगा? ओ तेरी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी क्या है? तो इसको यहीं रुक जाना पड़ेगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब ये लौट जाएगा। अब ये कितना क्लोज गया, कितना क्लोज जा पाया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? इट इज द फ्रॉम द एट विच अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आई? अब मुद्दा ये है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कहता है जो एनर्जी ए पर होगा वही क्या होना चाहिए? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, तो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? बराबर। तो अब समझते हैं कि ए पर क्या होगा। तो ए पर इस इंसान के पास होगा एक एनर्जी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है इसका? इस बंदे के पास वेलोसिटी होगी, जा रहा होगा एकदम मजे से, स्पीड होगी। तो ए पर इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन साहब जब ये बी पर जाएगा तो रुक जाएगा, बी पर जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन मालिक सुनिए, जब दो चार्ज पास में आ जाए और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो तो इनके बीच में एक एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। याद है आपको? के Q1 Q2 बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कपल से पढ़ाया होगा मैंने, कपल बनाते। तो हमने कहा अच्छा यहां पर तो वेलोसिटी 0 है पर न्यूक्लियस और पॉजिटिव क्या है पास में, तो इनके बीच में एक एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी के Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज, N2 में न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियस का चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पता कितना होगा? चार्ज इज इक्वल टू होता है Ne पर नंबर Z के बराबर होता है। बताया था मैंने आपको, प्रोटॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन Z के बराबर। तो Ze क्या होगा? तो न्यूक्लियस का चार्ज है Ze अपॉन में R0, और यही R0 तो हमें निकालना है। खत्म। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैंने बताया था आपको, याद है? 2E। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूं मैं Ke, क्या लिख रहा हूं? और ये हो जाएगा K2ZE² बाई R0। यहां से R0 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? के ही नीचे आ जाएगा। तो यही क्या है? डिस्टेंस ऑफ के से के मत काट देना, यहां पर के का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, मूर्ख मत बनना बिल्कुल। तो देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? जेड इंटू प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ना। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2E
और दो चार्ज के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई, तो यहाँ पर हमने लगा दिया हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के टू ई जेड ई। यहाँ से नीचे पता क्या, ये नीचे जो है वो के ई है, काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन लिख लो, ये वाली डेरिवेशन सारी लिखनी है हमें, यहां से लिख लो डेरिवेशन, हाथों हाथ लिख लो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि ये इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है। देखिए जैसा कि हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने कहा था देखो भैया एक न्यूक्लियस होता है और अल्फा पार्टिकल जाता है न्यूक्लियस की तरफ, तो हमने न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? लाइन। न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन खींच रहे हैं और इस लाइन से परपेंडिकुलरली, लाइन से ऊपर जो ये डिस्टेंस होता है इसी को हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। 90 डिग्री पर जो डिस्टेंस है, जैसे मैं कहूं कि एक मेरा अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिख रहा है डिस्टेंस, इसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर, इसका सिंबल होता है बी। अगर मैं आपसे कहूं कि बी ज्यादा है, बी क्या है? ज्यादा, तो जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट कम होगा। बोलो क्यों? बी ज्यादा होने का मतलब है कि आप यहां पर हो, आपका अल्फा पार्टिकल यहां पर है, फिर तो निकल गया सीधा, खत्म। इंपैक्ट हुआ कहां? इंपैक्ट समझते हैं? इंपैक्ट, इसे इंपैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर बी ज्यादा होगा तो इंपैक्ट क्या होगा? कम। लेकिन बी अगर बहुत कम हुआ, मान लो बी बहुत कम है, ये है बी, ये बी बड़ा कम है, बी पुद्दी सा है, कैसा है? पुद्दी। पुद्दी बोलते क्या बोलते? हाँ। अरे कंचे, कंचे क्या बोलते? कंचे को, छोटा सा कंचा होता था, छोटे कंचे को क्या बोलते? छोटे कंचे को है? सही कह रहा है, बोलते थे बचपन में। यादें ताजा हो गई यार, चुप हो जाओ। तो ये जो डिस्टेंस पुद्दी सा है, कैसा है? छोटा सा डिस्टेंस है। तो अगर बी आपका कम है तो इंपैक्ट क्या होगा? बहुत तगड़ा, सीधा न्यूक्लियस से जाकर टकराएगा, खटाक, इंपैक्ट ज्यादा होगा। यानी अब मुझे बताओ छोटी सी बात, अगर बी कम है, इंपैक्ट ज्यादा है, तो क्या वो जाके टकराएगा और टकरा के लौट आएगा? तो बी कम होने से इंपैक्ट ज्यादा होगा और इंपैक्ट ज्यादा होने से एंगल क्या होगा? ज्यादा। यानी कि बी कम होने से जाएगा और टकरा के, बी कम होने से जाएगा टकरा के, तो बी अगर कम है तो एंगल क्या होगा? ज्यादा। बोलो कैसे? एंगल 180 डिग्री होगा ना। देखो अगर बी कम हुआ, बी कम हुआ तो जाके टकरा के आ जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो बी कम होने से एंगल क्या होता है? तो बी अगर कम है तो एंगल क्या होगा? ज्यादा। इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली देखो, ये है इंपैक्ट पैरामीटर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है? तो लिखा है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है? ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी मतलब जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है, देखो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, समझे? तो ये वेलोसिटी हो गया और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। देखो ये है वेलोसिटी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। अब इसका जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में। तो b इक्वल टू के जेड स्क्वायर कॉट, क्या ये? कॉट थीटा बाई 2। क्या होता है ये? बाई काइनेटिक एनर्जी। भाई आपको याद क्या रखना है? सिंपल, अगर आपको याद ही रखना है तो मैं कहता हूं याद कर लो, कॉट को हम बोल सकते हैं tan नीचे करके, है ना? या सिंपल b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कॉट है यार वो। बस देखो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा, मतलब अगर आपका b कम है तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। b कम है तो जाएगा टकरा के लौट के आएगा। तेरा पतला हेलो मोटो बेवकूफ, इतनी बार कहा वाइब्रेशन पे रखा करो। तो मेरी बात समझ में आई? इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो मैंने ग्राफ समझा दिया, ग्राफ समझाया। लिमिटेशन ऑफ फोर्स मॉडल पढ़ लिया हमने, ग्राफ भी पढ़ लिया होगा। ये ग्राफ नहीं पढ़ा अभी तक? एक्सपेरिमेंट का ग्राफ। चलो ये ग्राफ पढ़ा रहा हूं, देखो ये ग्राफ क्या है, देखिए ध्यान दो, लिखा हुआ है, समझिएगा, अभी आ जाएगा। हेलो एवरीवन, यह है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है और यह एंगल क्या है। आपको पता है कि अगर हम बात करें कि भाई एंगल है 10 डिग्री 20 डिग्री तो बहुत सारे पार्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन 180 डिग्री पर बहुत ही कम पार्टिकल होते हैं, नहीं समझे? कुछ ही पार्टिकल जाते हैं और टकरा के आते। तो लिखा है जब आप 180 डिग्री के आसपास रहेंगे ना तो पार्टिकल की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि ये लाइन किसका है बताओ?
नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल और एंगल जो है उनमें कैसा रिलेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरा 5 डिग्री एंगल है या 10 डिग्री एंगल है, देखो कितने सारे पार्टिकल मिलेंगे आपको, ये इतने सारे पार्टिकल मिलेंगे। तो यहाँ मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपके 180 डिग्री वाले पार्टिकल तो कम ही होंगे, ये ग्राफ हमें बताता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ पढ़ लिया, फिर दोस्तों हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पढ़ लिया, लिमिटेशन पढ़ लिया था, लिमिटेशन नहीं पढ़ा अभी, बोर्स का लिमिटेशन, उसका रदरफोर्ड का लिमिटेशन पढ़ लिया था। और ये हमने डिस्टेंस क्लोजेस्ट भी पढ़ लिया, इंपैक्ट पैरामीटर भी पढ़ लिया। देखो यार, घर पे आपको नोट्स बनाने चाहिए मेरे हिसाब से ना। क्या बात कर रहा है, नहीं भेजा आपने, सही मांगा किसी ने? चुप हो जाओ, एक मिनट, चलो अब बात सुनो दोस्तों। अब रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने कहा भैया एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है, और उनका मॉडल फेल हो गया था। अब रदरफोर्ड साहब जो थे, रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और आप लॉजिकली सोचो, फिर मैक्सवेल ने आके बोला था, आपको बताया था मैंने कि मैक्सवेल ने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, तो एटम का खेल खत्म हो गया। यानी हमारे रदरफोर्ड साहब से दुनिया ने क्वेश्चन पूछा, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा? तो वो कहते हैं यार करना तो चाहिए, तो फिर एटम स्टेबल कैसे? तो रदरफोर्ड कहते हैं, रदरफोर्ड यार ये तो नहीं पता मुझे। तो यही लिमिटेशन कैसा था रदरफोर्ड का, लिमिटेशन। तो जब उनका वो लिमिटेशन आ गया, रदरफोर्ड साहब का मॉडल फेल हो गया, तो हमें एक नया मॉडल चाहिए। क्या चाहिए? तो नया मॉडल कैसे आया? तब आया बोर्स, ठीक है ना, बोर्स मॉडल ऑफ एच एटम। हाइड्रोजन एटम को लेके बोर साहब कूदे, बोर साहब हाइड्रोजन एटम को लेके बोर साहब कूद गए, बोला कि मैं एटम के लिए मॉडल दूंगा। और क्या बोला? बोला कि देखो यार, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, चुप हो जाओ, कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूमेगा। उधर से जो क्या रदरफोर्ड थे, वो कह रहे ओ मैंने भी तो बोला, मैंने भी तो यही बोला। मेरी बात सुनो, नील बोर आए, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेके, और जब हाइड्रोजन एटम का मॉडल लेके आए नील बोर, तो उधर से रदरफोर्ड बोल रहा है मैंने भी तो यही बोला था मालिक, मैंने भी तो यही बोला था। तो अब मुझे बताओ कि रदरफोर्ड साहब क्यों फेल हो गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी। तो बोर साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनर्जी, सुनते रहना, ये कहते हैं कि एनर्जी जो है रेडिएट नहीं होगा। ये क्या बात है? तो मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कैसी बातें कह रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है भाई, तेरे को खूंटे से बांध के बोलूं घूम घूम, तेरी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी? नहीं समझ रही बात को? मैक्सवेल साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि व्हेनेवर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा, एक चार्ज पार्टिकल या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, तो अपने अंदर से एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ये मैक्सवेल साहब का नियम है, मैक्सवेल साहब की थ्योरी है। तो बोर साहब थ्योरी क्या देते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा पर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो बोर से बोला गया, ओ भाई क्या बातें कर रहा, अपने मन के चलाओगे क्या? तो बोर्स कहते हैं कि ये मेरा पोस्टुलेट है। क्या है? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है जिसका कोई प्रूफ ना हो। ये इंसान अपने हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन से बताता है। क्या बताता है? जैसे एक ऑब्जर्वेशन चला सरकारी स्कूल में, एडी से करोगे तो हाइट बढ़ जाएगी, एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या रियल में वो है? ऐसा नहीं है, नहीं। चुप हो जाओ, तो आप चुप हो जाओ, तो वही वाली बात है। तो उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, पर उसका किस विचारधारा है वो। वैसे ही बोर साहब कहते हैं ये मेरे पोस्टुलेट्स है, मेरा विचारधारा है, तो कोई प्रूफ नहीं है, मानना है तो मानना है तो मानो, ना सरसों तेल लगाओ, जो मर्जी करो। तो मतलब बोर साहब सीधी सीधी बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा। देखो बोर साहब चालाक आदमी थे, उन्हें पता था कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया है, तो जिस वजह से फेल हुआ इसको मानूंगा ही नहीं। मेरी बात ही समझे आप? अरे खेल समझ नहीं आई? वही वाली बात है। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करे। तो बोर साहब अपनी पहली पोस्टुलेट्स में क्या करे? देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी एंड ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। ऑर्बिट को हम स्टेशनरी स्टेट्स कह देते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि एनर्जी रुक सा गया है वहां पे। एनर्जी क्या हो गया है? अब एनर्जी रुक गया है, तो हमने बोलते हैं एनर्जी रुक सा गया है, एनर्जी रुक गया है, इसलिए स्टेशनरी स्टेट। तो आपको कहानी समझना पड़ेगा बोर साहब का पोस्टुलेट है क्या। क्या बात समझ पा रहे? कोई टेंशन है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारे बोर साहब के नियम है। दूसरा नियम क्या है बोर साहब का? तो बोर साहब खुलेआम कहते हैं, देखो भैया बात ऐसी है, अगर कोई एटम है, समझना मेरी बात को, अगर कोई एटम है, देखो अगर कोई एटम है तो उसके ऑर्बिट्स होंगे, ऐसा मानना था।
और ऑर्बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 10 1 करोड़ 50 करोड़ जितने मर्जी ले लो, कहते हैं भाई इन्फानाइट नंबर तक पहुंचा दिया हमने ऑर्बिट, बहुत सारे। अब कहानी ये है, वो ऐसा कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहा है तब भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यानी हर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होती है, हर ऑर्बिट में एनर्जी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। तो ये होगा लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, हाई 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 हाई। अब वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 5 जूल, कितनी है, और यहां पर घूमने के लिए एनर्जी जो है वो 20 जूल का है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है तो इस ऑर्बिट में एनर्जी 5 जूल लेके घूम सकता है। इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो 20 जूल है। अरे अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो अगर मैं इसको कहीं से लाइट मार दूं, फोटोन दे दूं, फोटोन या कोई कहीं से भी एनर्जी दे दूं, क्या दे दूं, अगर मान लो मैंने इसके अंदर 15 जूल की एनर्जी भर दी, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? 20, 15 5, तो ये तुरंत वहां भाग जाएगा, क्योंकि 20 जूल की एनर्जी है तो 20 जूल वाले में ही घूमेगा। यानी कि हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है? फिक्स। लेकिन अगर आप बाहर से एनर्जी दोगे तो वो हायर स्टेट में चला जाएगा। मेरी बात समझे? मान लो मोहित भाई की शादी हुई, पैसा बहुत कम है, पैसा बहुत, तो भाई क्या करें? तो गांव की जो झोपड़ी है उसी में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसी में सब कुछ होना है जो होना है, रहन सहन पालन पोषण। लेकिन मान लो भाई के पास पैसा मिल जाए कहीं से, एकदम से कहीं से संदूक मिल जाए, संदूक में बहुत सारा सोना चांदी पैसा मिल जाए, तो मोहित भाई शादी करके कहाँ भागेंगे? मसूरी जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं भाई? सही बात है। अगर वरना फिर गांव की झोपड़ी, गांव की वहां सांप लटक के देख रहे हैं गांव की झोपड़ी में सांप ही तो होता है, और क्या होता है? और मजाक नहीं कर रहा, ऊपर से लटके रहेंगे, देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। अब तुम भी सोचते सांप है, ठीक है, देखो देखो, चूहा है, देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या? तो आप इस बात को समझो कि अगर किसी को पैसा मिल जाए तो हाई एनर्जी लेवल पे ही जाएगा, बहुत सीधी बात। अब मान लो ये गए मनाली वनाली गए, ठीक है कह रहा समझ गया भाई, रहने दो चलो भाई जो ये। तो अब मोहित भाई पैसा खत्म हो गया। अब अगर मान लो मैं कहूं कि मैंने 15 जूल की एनर्जी छीन ली, 15 जूल की एनर्जी छीन ली, तो दोबारा मोहित भाई वहीं उसी झोपड़ी में, वही सांप फिर से देख रहा है, मोहित भाई बाहर और सांप देख रहा है। बात नहीं, हो गया हो गया, चुप हो जाओ। तो लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी गोज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल, गो फ्रॉम हाई टू, समझ में आया? तो लेगा तो आगे, देगा तो पीछे। ये क्या राइमिंग बना दी तुमने? चुप हो जाओ, पढ़ाई कर। अब कहता है बोर साहब, कहते हैं अपने पोस्टुलेट्स में कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है दोस्तों, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी से कहीं भी घूम रहे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कंडीशन लगाई कि m इंटू वी इंटू आर, और एक चीज लिखी यहां पर NH/2π। अगर ये चीज फॉलो हुआ, जैसे मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे कहता हूं मन में कि इलेक्ट्रॉन ना दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, चलो ये पहला ऑर्बिट है और ये दूसरा है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां तक कि जो भी है, समझे मेरी बात को, मास को वेलोसिटी या स्पीड जो मर्जी बोलो फिलहाल के लिए, और रेडियस को, मास वेलोसिटी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करूंगा, और दूसरा ये n की जगह 2 पुट करूंगा, 2h/2π। इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, अगर इन दोनों में बराबर हो जाए, क्या हो जाए? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में घूम सकता है जिसके लिए m इंटू वी इंटू आर इक्वल हो NH/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसके लिए इन तीनों का मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो ये बोर्ड्स की हमारी अगली पोस्टुलेट्स है जो बच्चों को समझ में नहीं आती। देखो कि इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है यार एंगुलर मोमेंटम? देखो बेटा, इसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जो आप m इंटू वी इंटू आर कह रहे थे, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल, इंटीजर है जहां n इंटीजर है 1 2 3। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को L बोल देते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम को दोस्तों हम L बोल देते हैं। क्या बात है साहब, बोलो क्या बात है साहब। एंगुलर मोमेंटम को हम L बोल देते हैं, तो L क्या हो गया? NH/2π। तो इसी को कई बार में देखो, जब भी हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन वर्ड सुना है, जब n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। am का मतलब है एंगुलर मोमेंटम।
तो बोर्स ना यहां पर बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई होने का मतलब है क्वांटाइज्ड। तो ये बोर्स आपके पोस्टुलेट्स है, बोर्स आपके, तो बोर्स आप कहते हैं रदरफोर्ड तू फेल हो गया बेटा, तू इनकार कर देता, जैसे बोर्स आप इनकार कर रहे हैं, जैसे जैसे समझो इलेक्ट्रॉन घूमेगा एनर्जी छोड़ेगा, बोर्स कह रहे नहीं छोड़ता, मेरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। सामने वाला बंदा कह रहा है ये क्या बात है, नहीं समझे, कि जेब में हाथ डाला है, जेब में हाथ डाला है, पैसा निकाला है, मैंने डाला हाथ। जबरदस्ती वाली बात नहीं होती है कि जैसे समझे नहीं मेरी बात, जैसे कई सारे तुम्हारे दोस्त होंगे, पैसे ले लिया तुमसे, कहेंगे नहीं दे रहा, क्या कर लेगा, नहीं दे रहा, वही वाली बात है। खुलेआम कह रहा है, क्या कह रहा है खुलेआम, मेरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं छोड़ता, जो कि सबसे बड़ी सत्य है। ये मैक्सवेल की सबसे बड़ी सत्य है, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा अपने अंदर से, रेडिएशन छोड़ेगा। और यह कह रहा नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, कर ले जो करना, मैं नहीं मान रहा है। देखो ऐसा नील बोहर, ऐसा नहीं कि नील बोहर सुबह सुबह उठे और बीवी सुंदर लग रही है तो लिख दिया किताब में, ऐसी ऐसी बात है नहीं। ऐसा भी नहीं कि नील बोहर साहब एकदम झटके से बातें बोल रहे। नील बोहर बहुत महान साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन वाइंस्टाइन सब उनके सामने फीके थे, फीके एक टाइम पर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, चीफ थे नील बोहर। तो नील बोहर ऐसा, तो ये लोग ना सुनो, ये लोग 4 साल 5 साल 8 साल 6 महीने एक थ्योरी पे काम करते हैं, फिर जाके खड़े होकर मार्केट में बोलते हैं। इनको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है क्या, मेरी बात ही समझे आप। अब ऐसा थोड़ी कि खुलेआम आगे कुछ ही बोल दिया, ठीक है आज कुछ मन कर रहा है बोल देता हूँ, नहीं, पहले पूरा रिसर्च करके सोच समझ के बोलते थे। तो इन्होंने जब बोला है तो कोई बात होगी, है ना। तो वैसे भी पोस्टुलेट्स सबसे आसान तरीका है, ये मेरा मानना है, बात ही खत्म। नहीं समझे मेरी बात। अगर आपको ज्यादा दुनिया की टेंशन नहीं पालनी है तो ये मत बोलो कि परम सत्य है, ये बोलो इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई चॉइस। नहीं समझे मेरी बात को। हाँ, तो ये हमें कहानी समझनी है। अब मेरी बात सुनो, चुप जाओ। अब हमारी कहानी कहां के रखती है, ध्यान दो। अब हमारी कहानी ये निकलती है कि अभी हमने आपसे कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, मेरी लड़वा दूंगा बेटा आपस में। हाँ चुप जाओ। अब कहानी सुनो, अगर ये न्यूक्लियस है दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियस है, देखो नींद पूरी नहीं हुई है तब भी क्लास ले रहा हूं, शर्म कर लो। सुनो, तो अगर ये न्यूक्लियस है, तो अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां जाना है, जैसे मान लो ये 5 जूल है, ये 25 जूल है, तो कितना गैप है इनके बीच में एनर्जी का, 20 जूल का गैप। ये 20 जूल का गैप हमने दिया कैसे होगा, हमने कोई फोटोन, कोई लाइट दी होगी, इसको कोई लाइट दी होगी, लाइट की एनर्जी की वजह से ऊपर पहुंच गया ये। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों को माइनस करके। तो एनर्जी गैप हम निकाल सकते हैं इजीली, 25 - 5 करके कितना आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। चाहे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तब भी गैप 20 का ही रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन नीचे आए तब भी गैप किसका रहेगा। अगर आप एनर्जी गैप जानते हो, आपको पता है ये एनर्जी, ये जो बीच का एनर्जी किसका है, फोटोन का, किसका है, कोई फोटोन मिला होगा ना इलेक्ट्रॉन को, कोई लाइट मिली होगी इलेक्ट्रॉन को। ये जो 20 जूल है जो हम कह रहे हैं 20, वो किसका है, किसी लाइट का, किसी फोटोन का। तो हम कहेंगे ये जो एनर्जी गैप है उसको हम h इंटू फ्रीक्वेंसी लिखा करेंगे। और इससे क्या फायदा होगा, आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इजीली। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बता किसी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो जो लाइट एब्जॉर्ब किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो तुम बोलोगे देखो दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, h इंटू एफ लिख दूंगा, वहां से क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं हम c/λ। याद है बात, जिसको मैं बता दूं मैं, फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो आप यहां से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, किसका वेवलेंथ, कि बीच के अंदर कितना फोटोन है जो एब्जॉर्ब हुआ है या फिर रिलीज। तो ये आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल से। तो अगर आपने चेंज इन एनर्जी निकाल ली, तो उसी एनर्जी को, जो एनर्जी को, जो भी एनर्जी का चेंज है उसको अगर HF लिखते हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, SC/λ लिखते हो तो एनर्जी का चेंज निकाल। तो यहां पर इससे हम ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या फिर एमिटेड, जब भी आपसे कोई बात करें कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने या कितना रेडिएशन उसने छोड़ दिया, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, डेल्टा ई डेल्टा ई। क्या बात क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें। अब यहां से हमारे ना फॉर्मूले आते हैं, मैं आपको थोड़ा फॉर्मूले में ठीक करके दिखाऊंगी। देखो बेसिकली ये एनर्जी का फॉर्मूला है, कौन सी एनर्जी का, अगर याद करना है, अगर मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारा इलेक्ट्रॉन डोल रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियस में हमारा इलेक्ट्रॉन डोल रहा है बढ़िया से। देखो इलेक्ट्रॉन यहां है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां है या यहां है, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे में, तीसरे, किसी भी ऑर्बिट में। तो मैं कहूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, 13.6 Z²/n²। देखिए ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जहां पर E की वैल्यू सबको पता है। अगर इसी E की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना 13.6 से, तो जूल में आंसर आएगा, किसमें आएगा,
तो जूल में आंसर होता है माइनस का 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अगर आपको एनर्जी पता करना हो, जैसे मैं कहता हूं देखो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के अंदर मुझे n इक्वल टू 2 में एनर्जी पता करना है, तो मैं जूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं मान लो। तो मुझे n की जगह 2 पुट करना है, मतलब सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी सेकंड ऑर्बिट में, तो यहां पर जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 होगा। यह कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले मेंशन कर दूं कि ये जो बोर्स का मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। पर हीलियम की बात करें, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है पर इसका जेड 2 होता है, और लिथियम प्लस 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा पर इसका जेड क्या होगा 3। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो अलग अलग एटम के लिए जेड अलग होता है पर इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेम। यानी कि बोर्स मॉडल इन सबके लिए वैलिड है क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ 1। तो अगर मैं आपसे रफली कहता कि यार n इक्वल टू 1 है, चलो 2 ले लो, n इक्वल टू 3 ले लो 3, और मैं आपसे बोल दूं हीलियम प्लस एटम है, तो एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे यार एनर्जी का फॉर्मूला क्या था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी में निकाल रहा हूं ना आंसर, तो आप लिखोगे E3, क्या लिखोगे, तो यहाँ पर n क्या लिखना पड़ेगा बताओ, n लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। अब जेड की बात करें तो हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, जेड कितना होगा बताओ 2, तो 2 का स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड 2 होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है अगर किसी भी ऑर्बिट में आपसे एनर्जी की बात करता है तो। क्या आपका दर्द खत्म हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बस आपको नोट्स बनाने हैं ईमानदारी से घर पे जाके, और चैप्टर में कोई ऐसी बात है नहीं जिससे आप परेशान हो सको। अच्छा अब दोस्तों मित्रों अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में अगला ये तो मैं बता चुका आपको, लेकिन कुछ बातों को समझिएगा, जैसे कुछ वर्ड समझिएगा। न्यूक्लियस के बाद जो पहला होता है समझिएगा, न्यूक्लियस के बाद जो पहला होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, और न्यूक्लियस के बाद जब दूसरा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। न्यूक्लियस के बाद जब तीसरा होता है उसको बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाद जब चौथा होता है उसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझिएगा, फर्स्ट का मतलब है ग्राउंड, सेकंड का मतलब है फर्स्ट, और नहीं समझे देखो, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है ग्राउंड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट का नाम क्या है, और थर्ड का नाम क्या है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये समझना, यानी थर्ड का नाम होता है सेकंड एक्साइटेड। जैसे मैं आपसे बोलता हूं थर्ड एनर्जी लेवल, समझना मैंने बोला थर्ड लेवल, तो आप n इक्वल टू 3 लेंगे, क्या लेंगे, ये थर्ड लेवल की बात चल रही है। लेकिन मैं ऐसे बोलूं थर्ड एक्साइटेड, तो थर्ड एक्साइटेड, समझो मेरी बात को, थर्ड एक्साइटेड यानी कि थर्ड एक्साइटेड, दोबारा थर्ड एक्साइटेड, एक्साइट मतलब आगे, तो इसके लिए आप 4 लोगे। फर्क समझो, अगर मैं कहता हूं थर्ड लेवल तो n तो 3 है, लेकिन मैंने थर्ड एक्साइटेड, थर्ड से एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, तो एक्साइटेड में हमें आगे लेना पड़ता है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको अच्छे से नोट्स बनानी है और बातों को आगे बढ़ाना है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी गैप निकाल लो, एनर्जी गैप निकालो, HF के बराबर रखो, यहां से क्या निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी चाहिए, रेडिएशन चाहिए कि भैया फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है यहां पर समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, कि अगर मित्रों मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये मेरे ऑर्बिट्स है। अब मैं आपसे केस लेता हूं, केस क्या है समझिएगा, केस ये है अगर ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स है इसके, अब मैंने फिक्स कर दिया ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5, ऐसे मेरे बहुत सारे ऑर्बिट है, और मैं कहता हूं इनफाइनाइट तक ऑर्बिट है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके यहीं गिर रहा है। मैंने कहा दूसरे से इलेक्ट्रॉन यहीं गिर गया, तीसरे से इलेक्ट्रॉन यहीं आ रहा है, चौथे से यही आ रहा है, पांचवें से यही आ रहा है, आठवें से यही आ रहा है, 12वें से यही आ रहा है, इनफाइनाइट से यहीं आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके अगर पहले पे जाके सो जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और पहले पे सो जाए, तो एक सीरीज बन गई। बोलो कैसे, हर बंदा एक पर ही आ रहा है, तो एक सीरीज बन गई। क्या बन गई, तो आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए जब यहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है समझिएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन, समझिएगा देखो ध्यान दो प्लीज, ये रेडिएशन का रीजन है समझना। हमारा सीरीज बता रहा हूं, सीरीज अगर आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी 1 पे आके गिरे मित्रों, कहीं से भी आके 1 पे गिरे, चाहे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कहीं से भी 1 पर आके गिरे, तो अल्ट्रा वायलेट आपको क्या मिलेगा, अल्ट्रा वायलेट मिलेगा, और इसका नाम होगा लाइमन सीरीज। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 पे आके गिरे कहीं से भी, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से कहीं से भी, 2 पर गिरे, 3 से 4 से 5 से कहीं से भी, तो बोलते भाई बाल्मर सीरीज है। क्या है, और ये विजिबल होता है। क्या बात है सर। और वैसे अगर 3 पे आके गिरे,
4 से 3 पे, 5 से 3 पे, 6 से 3 पे, तो पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, ये तीनों इंफ्रारेड होते हैं। क्या होते हैं? अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लो मैं ऐसा कहूं आपसे कि एक न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है। अब इन ऑर्बिट्स में हो क्या रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहां से आके कहीं पे भी गिर रहा है, यहां गिर रहा है, मान लो बाई चांस कहीं भी गिर रहा है, तो भाई इसकी वेवलेंथ भी होगी। क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो क्या अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, और हर एनर्जी की क्या होती है? वेवलेंथ। क्या होती है? तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला देखो, 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1² माइनस 1 इंटू में जेड स्क्वायर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। अच्छा, 1/λ को वेव नंबर भी कहा जाता है प्रेम से। क्या कहते हैं प्रेम से? वेव नंबर। तो मैं आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपसे सरसों का तेल है, ये प्रयास कर रहा हूं। मान लो किसी ने बोला कि यार बाल्मर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? बाल्मर की बात चल रही है। और फिफ्थ से, कहां से? इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ से बाल्मर में आया, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से, तो बताओ वेव लेंथ क्या होगी? तो हम कहेंगे यार 1/λ 109677 n1² माइनस। अब बाल्मर अगर उसने बोल दिया तो बाल्मर का मतलब कहां है? 2 पर आया। किस पे आया? तो मैं कहूंगा भैया देखो मेरा n1 जो है वो कितना हो गया है? 2 का स्क्वायर, और n2 उसने दिया होगा, n2 है 5, ठीक है। और Z बताएगा कि चलो H एटम है। क्या है? जब कुछ ना दिया हो तो हम क्या मानते हैं? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या होगा? 1। हाइड्रोजन के लिए Z क्या होगा? 1। और ये हमारा क्या आ गया? 1/λ। अब इसको सॉल्व करेंगे और उल्टा कर देंगे। अच्छा, ये जो सॉल्व है इसका नाम क्या है बताओ? वेव नंबर। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करके उल्टा कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल 1/λ इज इक्वल टू 109677, ये 25 आ जाएगा। 25 माइनस 4/, 25 माइनस 4/, यार 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। देख ली 21/100। अब इसको उल्टा कर देंगे, लैम्डा के लिए करना पड़ेगा उल्टा, तो 100/21 109677। ये आपका वेवलेंथ आएगा। क्या आएगा? तो अगर सिर्फ वेव नंबर बोलता है तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ बोलता है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। फिर यहां पर एक राज की बात आता है। राज की बात है सब आपको दोबारा अच्छे से लिख के पढ़ना है। राज की बात क्या है? अगर आपसे कोई कहे मैक्सिमम वर्ड यूज करे या लॉन्गेस्ट बोले, क्या बोले? मैक्सिमम बोले या लॉन्गेस्ट बोले, तो अगर वो बोलता है आपसे कि भैया n1 है 2, तो n2 ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर n1 n होता है तो n2 होता है n+1। नहीं समझे? जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बाल्मर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बाल्मर के लिए n1 कितना होता है बताओ? 2। तो n2 कितना हो जाएगा? n2 हो जाएगा हमारा n+1। 2 तो 2+1 यानी 3। समझे? वैसे ही एक और इसमें केस आता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि भैया मिनिमम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? मिनिमम की बात चल रही है, या फिर बात चल रही है शॉर्टेस्ट। किसकी बात चल रही है? आपसे कोई मिनिमम बोल दे या शॉर्टेस्ट बोल दे, मिनिमम वेवलेंथ बोल दे या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दे मित्रों, तो एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान दो बेटा, कि अगर वो कहता है n1 है n, तो n2 हमेशा ही इन्फानाइट रहेगा। n2 क्या रहेगा? इन्फानाइट। समझे? जैसे अगर मैं यहीं पर बाल्मर की बात करूं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये अलग है, ठीक है। मैंने कहा बाल्मर है तो n1 कितना होगा? 2। n2 कितना होगा? इन्फानाइट। समझे? और 1/∞ 0 होता है, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको ये मेन पॉइंट है, इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो, डरना नहीं है यार, डरना नहीं है। डन एवरीवन? राधे राधे पायल। हेलो एवरीवन, ऑल क्लियर अब तक सारी बातें? सर न्यूमेरिकल बैच ले लूं? ले लो यार, किसने मना किया? ले लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अमीर बनोगे? बनना है भाई, शिमला में।
वैसे एक बात हूँ, अमीर मत बनो कभी भी। अमीर यार, क्या तुम्हें फील होता तुम गरीब हो? खाना खा रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, कर लेते हो, तुम्हें लगता है तुम गरीब हो? हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम पढ़ रहे एटम, और एटम के अंदर एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके पास कुछ एनर्जीज होगी। उसके पास क्या क्या हो सकता है? उसके पास हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात है सर, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है उसके पास। तो और उसके पास हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके पास हो सकता है टोटल एनर्जी, है ना। तो ये तीनों चीजें हो सकती है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम पी बोला करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बोला करेंगे हम के ई बोला करेंगे, और टोटल को बोला करेंगे टी ई, है ना, टी बोला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, कुछ रिलेशन ध्यान रखना। देखिए, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन रखना कि पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये है ना, जो पिछली मैंने रियल में रिकॉर्ड करी थी उसकी ऑडियो गायब हो गई थी, समझे? बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ मतलब -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ये बात आपको पता होना चाहिए, एक तो इम्पोर्टेंट, दूसरा ये कि जो हमारा टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी वो होता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो बातें आपको बस याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दूं क्या? क्वेश्चन बताओ, कर दोगे क्वेश्चन? बताओ 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 बताओ। तो मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूं, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन क्या दे दूं कि मान लो हमने कहा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल, तो पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल होगा, ये रहा देखो, इस रिलेशन से करेंगे। पोटेंशियल होगा -2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? -2 इंटू में काइनेटिक कितनी दे रखी है? 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? -4 जूल। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है ना, आपसे टोटल भी पूछ सकते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे कोई बोले, देखो मेरी बात सुनो, चलो पहले लॉजिकली तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैं कहता हूं ये ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है, यहां एनर्जी कितना होगा? तो आप बोलोगे यार एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6, और हाइड्रोजन की बात चल रही है तो Z1 होता है, और पहला ऑर्बिट है एन भी क्या होगा? 1। तो 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले ऑर्बिट का आंसर आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि मुझे इसको एटम से बाहर निकलना है, बहुत दूर इन्फाइनाइट पे जाना है। इन्फाइनाइट का मतलब कि ऑलमोस्ट आप एटम से बाहर चले गए, एटम से, यानी कि आपने यहां पर एनर्जी कितनी कर दी? 0। एनर्जी क्या हो जाएगी? अरे भाई वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, इसका मतलब वो कहां पर बैठा हुआ है? इन्फाइनाइट पे बैठा है, यानी कि मान लें कि एटम से बाहर, एटम से, नहीं समझे? किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 करने का मतलब क्या होता है कि उसको आप एटम से बाहर ले गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। वैसे मैं न्यूमेरिकल सीरीज में बहुत डिटेल में कराने वाला हूं ये सब बातें। जब न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे तो अरे यार, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं, तुम मेरे को ना एग्जाम के बाद गाली दे देना अगर मैं जो क्वेश्चन बताऊं वो ना आए तो। कह रहा ठीक है, हाँ भरोसा है भाई अंकित भाई?
हाँ वही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है, मुझे अपने कंटेंट पे बहुत भरोसा है। अभी इन फ्यूचर देखना जादू होगा, पक्का बोल रहा हूँ जादू होगा। जब मैं न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊंगा ना भाई, छाछ क्वेश्चन लाऊंगा और एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। एमसीक्यू और सेशन रीजन सब कुछ करेंगे भाई, करना ही क्या है एग्जाम टाइम पर, करना ही क्या है, समझ रहे हो। अभी मतलब अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, या लिखा होगा एक वर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या लिखा होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दो वर्ड हो सकता है फिजिक्स में कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या लिखा होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और लिखा होगा फ्रॉम n इक्वल टू 1 ऑफ H एटम, ऐसा लिखा होगा कुछ। तो आप बोलोगे देखो भैया, अब मेरी बात सुना लॉजिकली, वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी वो कह रहा है कि एनर्जी क्या कर दो? जीरो। तो पहले समझो, आप बोलोगे देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां पर है? तो आप बोलोगे देखो भैया, फर्स्ट में जो एनर्जी होगा वो कितना होता है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन। तो आप पता क्या बोलना? आप बोलना कि अगर पहले ऑर्बिट में, क्या बोला हमने? पहले ऑर्बिट में उसके पास कितना है? माइनस का 13.6, तो हमें कितना देना चाहिए? हमें देना चाहिए प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि उसका आंसर क्या हो जाए बताओ? जीरो। तो हमारा आंसर कितना है बताओ? तो लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1। तो आप क्या बोलोगे कि जब n इक्वल टू 1 में उसके पास माइनस का 13.6 है, तो मुझे देना पड़ेगा प्लस का 13.6, ताकि क्या हो जाए मिलके वो जीरो। और जीरो का मतलब एटम कहां पहुंच गया है? इनफाइनाइट पे पहुंच गया। मेरी बात समझे? तो आप ध्यान रखना हमेशा, आपको मैं लिख देता हूं सिंपल भाषा में। अगर आपसे कोई बोलता है इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, बता रहा हूं देखो, प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो क्वेश्चन ऐसा आता कि n इक्वल टू 5 से मुझे निकालना है। कैसे निकालना है? तो आप क्या बोलते? E इज इक्वल टू प्लस का 13.6, n की जगह पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और जेड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे। वैसे तो यार मैं भी हिंट दे रहा हूं आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना क्या करवाता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप संभाल लेना प्लीज, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सीरीज के लिए आपको बताना है, ऑनलाइन वाले बच्चे जितनी जल्दी बोलेंगे तो जल्दी न्यूमेरिकल सीरीज लेके आ जाएंगे। लिख दो चैट में। और उसको तूने बोल भी दिया मुंह पे उसके। क्या बोला उसको तूने? क्या बोला? मजाक कर रहा हूं। अब देखो मेरे दोस्तों, तो ये सब बातें हमने सीखी, आप नोट्स बनाइए। अब सुनिए, एक लास्ट टॉपिक होता है इसमें, वैसे सिलेबस में मेंशन तो नहीं, फिर भी लिख देता हूं, लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स। भैया बोर्ड्स मॉडल क्या क्या नहीं बता पाए, ये तो मैं आपसे होमवर्क में अपील करता हूं। बोर्ड्स ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? लिमिटेशन क्या है बोर्ड्स की? तो बोर्ड्स जनरली एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जीमैन इफेक्ट नहीं बताया उसने, तो 11th में था, सही है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको, अरे एग्जाम में नहीं आता ये सब, फिर भी 2-3 लिमिटेशन खुद से लिख लेना, ठीक है। इतना तो होमवर्क दे सकता हूं भाई मैं आप लोगों को। सो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया। मिलते हैं अगले। मैं यार रजनीकांत जी का फैन तो नहीं हूं, पर वो मुझे बढ़िया लगता है जब वो ऐसे करते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालते हैं, सोचो तो यहां तक तो ठीक है कि सिक्का उछला और उनके जेब में गिरा, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि सिक्का उछले और सिक्का नीचे ना आए, ऊपर कोई बैठा हो, तो ज्यादा स्टाइलिश लगेगा, ठीक है। सोचना इसको, कभी घर पे बैठ के सोचना मैं कहना क्या चाहता हूं, कभी कहना क्या चाहता है। अगर कोई समझ गया कभी क्या कहना चाहता है तो कमेंट में लिखे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। खूब भला हो।